कुछ बिहार में हुआ है, इससे साफ जाहिर है कि उसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। सपना ही उनका सपना रहेगा। आप तो फर्जी लाल किला से भाषण दिए हैं, फर्जी लाल किला से मोदी जी। मैं तो सलाह देता हूं कि किसी मस्जिद में आप ऑफिस अपना बना लो। पोखर का सोच रख के आप समंदर का तैराक ना बन पाइबा। আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে। ममता बनर्जी का ये सिग्नल है कि हनुमान जयंती पर हमला करो। नमस्कार, टाइम्स टाइम ऑफ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। बंगाल से बिहार तक हिंसा के बीच क्या 2024 के लिए तुष्टीकरण की राजनीति तेज हो गई है? क्या नीतीश कुमार दंगे वाले इलाकों का दौरा करने के बजाय इफ्तार पार्टी में लाल किला लगाकर 2024 में पीएम पद का सपना देख रहे हैं? और क्या ममता बनर्जी को हिंदुओं से नफरत और सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ममता है? सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ बिहार में नालंदा और सासाराम में हिंसा हुई, आगजनी हुई, माहौल तनावपूर्ण है। खबरों के मुताबिक कई हिंदू परिवारों ने वहां से पलायन तक कर दिया है। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से लोग अपने घर और गृहस्थी को समेटकर वहां से बाहर निकलते दिखाई दिए। लेकिन सुशासन बाबू नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में मजे ले रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए बंगाल की, जहां रामनवमी के बाद हावड़ा से लेकर हुगली तक हिंसा हो रही है। लेकिन ममता बनर्जी दावा फिर से कर रही है कि 6 अप्रैल तारीख आने वाली है, हनुमान जयंती है और इस दिन फिर से दंगा हो सकता है। ममता बनर्जी हिंदुओं से अपील कर रही हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। लेकिन सवाल तो यहां पर उठते हैं, एक चुनी हुई सरकार का काम क्या है, उसका दायित्व क्या है? बिहार के नालंदा की बात फिर से, क्योंकि रामनवमी के दिन यहां पर हिंसा हुई, सासाराम में भी यही हुआ। लेकिन नीतीश कुमार इन दिनों इलाकों का दौरा करने नहीं गए, दंगा पीड़ित हिंदुओं से मिलने नहीं गए। पीड़ित पलायन कर रहे हैं, घर बार छोड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश की नजर 2024 के चुनाव पर है। नीतीश तुष्टीकरण के लिए इफ्तार पार्टी में शामिल होने चले गए। कल फुलवारी शरीफ में नीतीश कुमार जिस इफ्तार में शामिल होने गए, उसके पीछे लाल किला बना हुआ था। अब सवाल तो उठता है कि क्या इफ्तार के बहाने सियासी संदेश देने की कोशिश हुई? ये तस्वीर आप देखिए, पीछे लाल किले की इमेज आपको दिखाई दे रही है। आगे नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल है। क्या नीतीश कुमार की नजर 2024 में दिल्ली के सिंहासन पर है और वो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं? इसीलिए ये तुष्टीकरण की सियासत। नीतीश की इफ्तार पार्टी को लेकर बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया है। सुनिए। राजनीति एक स्वार्थ, एक कुर्सी, प्रधानमंत्री का सपना क्षमा चाहते हैं नीतीश बाबू के लिए बहुत दूर है, बहुत दूर। छोटी पोखर में रह के, पोखरा समझते हो, एक पोखरा होता है गांव देहात में कहल जाला, जेकरा में एगो पोखर का सोच बा। पोखर का सोच रख के आप समंदर का तैराक ना बन पाइबा। इस पोखर का सोच है कि यहाँ ये इफ्तार कर लिए, वहां कर लिए, पीछे लाल किला लगा ले, घर में अपने बेडरूम में लाल किला लगा दें, कोई नहीं मना, हर जगह लगा लें। अब अनफिट है, अब उन पर क्या बोलना। उनको लोग सपना दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री बनना है, बस सिर्फ लाल किला दिखा देता है, पीछे में वो फोटो टांग देता है, उससे कोई होता है क्या? पिछले बार इनको कीड़ा काटा था प्रधानमंत्री बनने का, तो 2 सीट आई थी। इस बार जनता 0 पे आउट करेगी। तो सपना ही उनका सपना रहेगा। देश में नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है कि डिजिटल क्या एक्चुअल लाल किला बना लें अपने ऑफिस में, इफ्तार में जाएं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, टोपी पहन लें। पूरे देश में लोगों में होड़ लगी हुई है कि अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो मैं तो सलाह देता हूं कि किसी मस्जिद में आप ऑफिस अपना बना लें, हमें कोई इतराज नहीं। हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाएगा क्या हिंदू? किसको बुड़बक बना रहे हैं? तो आपने देखा किस तरीके से बीजेपी हमलावर है नीतीश कुमार पर। एक तरफ नीतीश कुमार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें ओवैसी भाईजान कहां पीछे रहने वाले? उनकी नजर बिहार, खासतौर पर सीमांचल वाले इलाकों में है, इसलिए नीतीश कुमार पर भी हमलावर है, तेजस्वी यादव पर भी हमलावर है। ओवैसी ने बिहार में हुई हिंसा पर एक बार फिर से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। ओवैसी ने मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा दिया और हिंसा को सोची समझी साजिश बताया।
ओवैसी ने नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। सुनिए। कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शाल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। तो आपने ओवैसी को सुना। दूसरी तरफ पीएम पद का खुद को दावेदार मानने वाली ममता बनर्जी के बंगाल में भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हावड़ा के बाद हुगली में हिंसा हो रही है। बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। वहीं रामनवमी से पहले हिंदुओं को धमकी देने वाली ममता बनर्जी एक बार फिर हनुमान जयंती पर दंगे की भविष्यवाणी कर रही हैं। तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की बात कर रही हैं, हिंदुओं से अपील कर रही हैं। सुनिए पहले ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। আর একটা দিন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব, 6 তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলে মেয়েরাও। 6 তারিখটা আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। 6 তারিখটা আমি হিন্দু ভাই বোনেদের দায়িত্ব দিয়ে রাখবো। রমজান চলছে, মুসলিমদের ওপর যাতে কোনো অত্যাচার না হয়, হিন্দু ভাই বোনেরা গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় ওদের প্রোটেক্ট করবেন, ওদের ভালো করে রক্ষা করবেন। ওরা মাইনরিটি, ওরা যেন আমাদের কাছ থেকে বিচার পায়। देखिए, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है हिंदुओं के साथ, हिंदुओं की आस्था के साथ, वो ममता बनर्जी के कारण हो रहा है। उस दिन जिस दिन जुलूस निकल रहा था, शोभा यात्रा, उस शोभा यात्रा के दिन भी उन्होंने कहा रमजान का महीना है, कोई जुलूस न निकले। तो कह दें कि बंगाल में हिंदू या तो पलायन करो या पाकिस्तान के रास्ते पर चलो। आज वो बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, वहां का हिंदू दहशत में है। ये 1990 में कश्मीर की स्थिति लाना चाहते हैं कि 1990 में जैसे आतंक मचते रहा, वहां की सरकार चुपचाप बैठी देखती रही। ममता बनर्जी रेड कारपेट बिछा दिया है रोहिंग्या और घुसपैठियों के लिए। इसका खामियाजा देश भुगतेगा। देश भुगतने को तैयार नहीं, आने वाला दिन बताएगा। ऐसे में आज के वो बड़े सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की डिबेट आगे बढ़ने वाली है, वो सवाल आपके सामने रखता हूं। बिहार दंगे से त्रस्त, नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में मस्त है। ये किस तरीके की सियासत है? सवाल यह भी कि इफ्तार में लाल किला 2024 का इशारा वहां से मिल रहा है क्या? सवाल यह भी कि हनुमान जयंती पर हिंसा की भविष्यवाणी क्यों ममता बनर्जी के द्वारा? और सवाल यह भी कि हिंदू त्योहारों पर हिंसा ममता को क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों की फिक्र है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। बादल देवनाथ जी टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जेडीयू के नेता हैं। आसिम वकार एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन रोज की तरह एक सवाल जो राष्ट्र का मूड जानने के लिए मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल यह कि बिहार से बंगाल तक हिंसा के बीच क्या 2024 के लिए नीतीश, ममता और ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर पोल में हिस्सा लीजिए और आपकी राय मैं शो के आखिर में दिखाऊंगा। लव सिंह, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। 100 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगी फुलवारी शरीफ, नालंदा, जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर चले जाते। बीजेपी कह रही है रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, उसी तरीके से नालंदा, उनके गृह जिले में इतना बवाल, वो इफ्तार पार्टी में मस्त है। देखिए, बीजेपी की मानसिकता है, उसको वो अपने हिसाब से परिभाषित करती है और उसको हिंदू मुस्लिम होना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से चीज़ों को देखा है और हर जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने बड़े पदाधिकारियों को नालंदा में लगाया, जितने भी कैपेबल पदाधिकारी थे जल्द से जल्द उस पर काबू पाया गया।
रोहतास में एडीजे सुशील मान सिंह खोपड़े को भेजा गया, जो बिहार के सबसे टॉप आईपीएस ऑफिसरों में से एक हैं। तुरंत उसमें कार्रवाई की गई। हम कार्रवाई में विश्वास रखते हैं और हमारी सुशासन की सरकार है, इसमें किसी को बकसा नहीं जाता है, न किसी को टारगेट किया जाता है। और जहां तक रही इफ्तार पार्टी में जाने की बात, तो इससे बड़ा मैसेजिंग और क्या हो सकता है? आप खुद ही बताइए कि वो बता रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जो बिहार का मुखिया है उसके लिए तो सब लोग बराबर के लोग होते हैं और सभी धर्मों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। जितना सम्मान अभी रथ यात्रा, अभी जो यात्रा निकली, रामनवमी की जो जुलूस निकली, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े थे, तब तो किसी ने हाय तौबा नहीं मचाया। जब रमजान के इफ्तार पार्टी में चले गए तो ये हाय तौबा मचा रहे हैं, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम सूट करता है और इसी प्लेटफॉर्म पर इस डिबेट को ले जाना चाहते हैं। ये ले जाना चाहते हैं जो भारत में भुखमरी की स्थिति है, ले जाना चाहते हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहते हैं, 18 करोड़ हो जाता। ये जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। और इनमें और नहीं आप बताइए, काबू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सवाल क्यों उठ रहा है सर? प्रकाश पर नालंदा में, सासाराम में हमारे रिपोर्टर गए, वहां पर लोगों ने कहा कि शोभा यात्रा जा रही थी, शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। सवाल इफ्तार पार्टी में जाने को लेकर इसलिए उठे कि अगर उसकी जगह नालंदा उनका गृह जिला, वहां पर चले जाते सर। पीछे लाल किला की तस्वीर लगाकर यह सियासी संदेश है कि नजर 2024 के चुनाव पर है, नजर पीएम की कुर्सी पर है। अपना जिला नहीं संभल रहा, अपना प्रदेश नहीं संभल रहा, देश कैसे संभलेगा सर? ये आपको ऐसा लगता है? आज 18 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को जिस तरह से चलाया है वो पूरे देश में नजीर है। और इस बात की गवाही मैं नहीं दे रहा। 8 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को खुले मंचों से कहा है। आप जरा सुन लीजिए। 8 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मंचों से तारीफ किया है कि देश के सबसे अच्छे शासन करने वाले व्यक्तियों में से एक है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का सुशासन की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। माननीय गृह मंत्री जी ने तारीफ किया, यहां तक कहा कि 24 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, 25 का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। हाँ, चीजें जरूर है, चिंताजनक है, ये घटनाएं घटी है। हम हाथ जोड़कर लोगों से अपील करेंगे, बिहार वासियों से, कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। 8 महीने के अंदर जिस तरह से ये घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, यह भी एक चिंता का विषय है। 18 सालों में इस तरह घटनाएं नहीं हो रही थी, अचानक ये घटनाएं क्यों वृद्धि हो गई है? जरूर कोई ना कोई बड़ी साजिश है जो चाहता है कि लाल किले तक नीतीश कुमार को नहीं पहुंचने दिया जाए। मैंने भी जो सवाल पूछा, जो लोगों का फीडबैक है बिहार की जनता का, लोगों ने जो सोचा, लोगों ने नालंदा में हमारे रिपोर्टर से जो कुछ कहा, उसके आधार पर सवाल था सर। और मैं भी बिहार की जनता से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है सर, पकड़िए, रोकिए बिहार को जलने से। लोग यही चाहते हैं। नीतीश कुमार से लोगों को उम्मीदें हैं, लोगों को पकड़ा भी गया है, उम्मीदें हैं सर। ठीक है, मैं सरदार आरपी सिंह आपके पास आता हूं। नीतीश कुमार उम्मीदों पे खरे भी उतरेंगे। 150 लोगों को पकड़ा भी गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, और जो भी साजिश करता है उनको भी हम पताल से खोज कर निकालेंगे। बिल्कुल खोजिए, इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। बिल्कुल खोजिए सर, बिल्कुल खोजिए। मैं बिहार की जनता की ओर से कह रहा हूं, खोजिए, उनके चेहरे पर नकाब करिए। सरदार आरपी सिंह, आप लोग कह रहे हैं रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। बिल्कुल, अब यहाँ पर लव सिंह कह रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तो प्रधानमंत्री मोदी तारीफ करते नहीं अगा रहे थे नीतीश कुमार की। अब चूंकि साथ नहीं है इसलिए बुराई कर लीजिए। खैर, रोम जल रहा था और आज की तारीख में नीरो मिठाई जहां शायद केक खा रहा था, ये स्थिति है। परंतु व्यक्ति अभी कह रहे थे हम खड़े उतरेंगे, खड़े तब उतरे जब खड़े पाए जाओगे। अगर आज वहां पर जहां पर खुद के क्षेत्र में नालंदा में लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उनके साथ खड़े नहीं पाए जा रहे तो खड़े कैसे उतरोगे? आदमी तभी खड़ा उतरता है जब खड़ा पाया जाता है अपने लोगों के साथ। तीसरी बात, ये जो कह रहे हैं तारीफ कर रहे थे, वो ये संगत का असर है साहब। जो आपने संगत नहीं चुनी है, ये उस संगत का असर है। आपने कहा 18 साल में यही तो रोना है कि ये जो आपने संगत चुनी उसके चलते हुए ये स्थिति वहां उत्पन्न हो गई कि आज वहां पर सरेआम डकैती होती है, सरेआम वहां पे पटना शहर के अंदर मर्डर किए जाते हैं, लूटपाट होती है, सरेआम गोलीबाजी होती है वहां पर। ये पहली घटना नहीं है, परंतु ये घटना क्योंकि आपने समाज में वैमनस्य फैलाने के लिए मैं आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। आप एक पर्दा लगाते हैं लाल किला का और वहां से आप इफ्तार पार्टी करते हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि मैं आऊंगा तो मैं मुसलमानों का हमदर्द बनकर वोट की काम करूंगा, मैं
इसलिए वो एक वोट की राजनीति के चलते हुए उस प्रकार का सारा एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। आपको मुबारक हो, परंतु कृपा कर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि आप वहां पर रामनवमी का जुलूस निकलेगा, जहां वहां पर शोभा यात्रा निकलेगी, उस पर आप पथराव कराएंगे, उस पर दंगा होगा, उस पर दिक्कत होगी, ये नहीं हो सकता। और हनुमान जयंती अभी का जुलूस निकलेगा, उस पर फिर दिक्कत होगी, ये होने नहीं देंगे, ये ठीक नहीं है और हम भी इसको नहीं होने देंगे। समझ लीजिए, ये मत सोचिए कि हम वहां पर हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, हमारी पार्टी हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी। हम भी इसकी चिंता करेंगे कि आप इस प्रकार की शारजा, इस प्रकार की हरकत ना कर सके। परंतु साफ है कि नीतीश बाबू के मन में 2024 का चुनाव है, वह प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। अरे चौका नहीं एक रुकेगा, प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल के असली सपने देख रहे हैं। और जब भी उनसे कोई प्रश्न पूछा कि बिहार में हो गया, तो उनका क्या जवाब होता है, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। ये एक सीधा, आज बिहार की जनता यही कहती है कि नीतीश कुमार का मतलब है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं, वो तो उनको बिहार से अब लेना देना नहीं, वो तो सपने देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री बनने के। सारी दिक्कत यहां पर है और उसके चलते हुए वह किसी हद तक जा रहे हैं। यही हाल, मैं माफी चाहता हूं, यही हाल ममता बनर्जी का है, जो सरेआम धमका रही हैं कि मुसलमानों के मोहल्ले से रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा या जुलूस नहीं निकलना चाहिए। अरे भाई, इस देश के अंदर ये भी तय हो गया कि मुसलमानों का, हिंदुओं का मोहल्ला, वहां पर ये यात्रा निकलेगी। और फिर ये कि नहीं रमजान चल रहा है इसलिए मुसलमान तो कुछ कर नहीं सकता। कृपा करके वीडियो दिखा दीजिए, सब दिख जाएगा कहां पर किस प्रकार जहां भगवा ध्वज लहराया जा रहा है, वहां पर किस प्रकार से टारगेट हो रहा है। बादल देवनाथ जी के पास जाता हूं। एक सेकंड दीजिए। 16 अगस्त 1946 की याद आती है, 16 अगस्त 1946 की याद आती है। पर मैं एक बात कह दूं ममता दीदी को, 16 अगस्त 1946 हम रिपीट नहीं हो देंगे हिंदुस्तान के अंदर। आप सोचे बंगाल के अंदर आप नया कोई पाकिस्तान या इस्लामिस्तान बना लेंगी, वो होने नहीं देंगे किसी की पे भी। ठीक है, बादल देवनाथ जी जो बातें सरदार आरपी सिंह ने कही, ममता बनर्जी ने रामनवमी से पहले ऐसी बातें कही थी। अब उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती है, आशंका है। तो सर, सरकार का काम आशंका जताना है या आशंकाएं अगर कुछ आ रही है, कुछ अगर इनपुट से, तो उसको रोकना काम है? सर, ये एक बार नहीं, 20 साल से यही हो रहा है। बंगाल में हो, बिहार में हो, अभी डबल इंजन सरकार जहां पर है, महाराष्ट्र में है, गुजरात, पिछली बार रामनवमी पर हिंसा नहीं हुई थी बंगाल में, जगह में हो रहा है दंगा। और ये जो शोभा यात्रा 1925 जब आरएस का जन्म हुआ, उसके बाद विश्व बजरंग दल का जन्म हुआ, उसके बाद से शोभा यात्रा हो रहा है। और मैं यही तो कह रहा हूँ, ममता दीदी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उसका जो इसके लिए सर्वधर्म सर्वजय सबको सम्मान करना जानते हैं ममता दीदी, और ये लोग सम्मान नहीं करना चाहते। 2024 आ रहा है, इसके लिए इसको हिंदू और मुसलमान ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है। सारे विरोधियों को ये कहना चाहते, क्या साबित करना चाहते, सारे विरोधी सब हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी है। बंगाल में सर सुनिए ना, मैंने जो सवाल किया शायद आप सवाल नहीं समझ पाए। बादल देवनाथ जी जो मैंने सवाल किया शायद आप समझ नहीं पाए। सरकार का काम क्या है? ये तो बार बार हो रहा है, किसी बात को लेकर आशंका जताकर अपील कर देना कि वो आशंका सच न हो जाए, उसकी इंतजाम करना। राकेश जी, ये बार बार हर साल होता है, इसलिए तो क्यों होता है सर? रोकना किसका काम है? बादल देवनाथ जी, और नहीं रोक पा रहे तो मानिए कि फेल हो जा रहे हैं, नाकाम हो जा रहे हैं। सुनिए ना सर, आप कोई पॉलिटिकल पार्टी जब रैली करते हैं, तब रैली के लिए प्रशासन के पास जाना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और वहां पर रूट चार्ट लिख देना पड़ता है। जहां से रूट होता है उसी रूट से शोभा यात्रा निकालना जाता है। जहां पर जो वो देख रहे हैं यहाँ पर झमेला हो सकता है, वही पर वो जा रहा है। और एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑल इंडिया में, टाइम्स नाउ में, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान बंगाल में रहते हैं। 3.5 करोड़ मुसलमान यहाँ पर है। शांति से रहने दीजिए, हम सब शांति में, सिख ईसाई मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध जैन सब शांति से, और ममता दीदी सबको सम्मान करते हैं। बादल देवनाथ जी आपने एक शब्द कहा, बादल देवनाथ जी आपने मेरे, सुनिए सर, सुनिए आप इसी में आता हूं। बादल देवनाथ जी सुनिए सर, सुनिए, आपने एक शब्द कहा, यह पता है कि यहां पर झमेला हो सकता है। क्यों? कोई बंगाल में कुछ इलाके ऐसे क्यों बन चुके हैं कि वहां पर झमेला हो सकता है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अरे आपने अभी कहा कि ये जानते हुए कि यहाँ पर झमेला हो सकता है, इनको यात्रा वहीं पर निकालनी है। क्यों कोई इलाका हावड़ा में ऐसा बन गया? क्यों कोई इलाका बंगाल में ऐसा बन गया जहाँ पर झमेला हो सकता है? कोई चल रहा है। अरे भाई, तुम्हारा दुर्गा पूजा, हमारा जब लाखों दुर्गा पूजा होता है, लाखों काली पूजा होता है, काली पूजा के अंदर मुसलमान लोग घुसते हैं।
नहीं सर, आप फिर स्किप कर रहे हैं। अवनीश नहीं, जी नहीं, ऐसे आप बंगाल में, बताइए तो, ठीक है सर, रुक जाइए। अवनीश जी, बंगाल में क्यों कुछ ऐसे इलाके बन गए जहां पर झमेला हो सकता है, जो बातें बादल देवनाथ कह रहे एक साथ रहते हैं, हैं। और उसके बाद भाग रहे सवाल से? मुसलमान लोग बंगाल में घर में घुस जाता है, दंगा करते दुर्गा पूजा के दिन। आप कहते बादल जी, उसका बादल जी, उसी जगह में उनको जाना चाहिए। बादल जी आप बोलिए प्लीज। राकेश जी, बादल जी सुनिए बादल देवनाथ जी, आप सुनिए सर, अवनीश जी को बोले दीजिए। अवनीश जी, बादल जी प्रणाम। आप मेरी बात सुनिए। बादल जी, राकेश जी, मैं ये 3 शब्द 4 शब्द सालों से सुन रहा हूं, लोकतंत्र, संविधान, गंगा जमनी तहजीब। इन तीनों शब्दों के परिधि में आप बादल देवनाथ जी बताइए, कहां यह आता है कि इन इलाकों से रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी? नहीं, ये बिल्कुल, और निकलेगी तो पत्थर बरसेंगे, कुछ ना कुछ झमेला हो। मैं बीच में, देखिए, मैं बीच में तो नहीं बोल रहा था ना बादल देवनाथ जी। जा सकते। बादल जी, आपको प्रणाम किया है, आप सुन तो लीजिए ना। अरे आप सुनेंगे भी नहीं क्या? नहीं, आप सुनेंगे भी नहीं। सस्ता है, तीर आप सुनेंगे नहीं क्या? पिस्तौल लेके क्यों जा रहे हो, तलवार लेके तुम क्यों जा रहे हो? राकेश जी, ये क्या मतलब है? बादल देवनाथ जी सर, लगातार मत बोलिए, मैं बीच में इंटरफेयर करता हूं। बादल देवनाथ जी, आप शांत रहेंगे। अभी अवनीश जी की बारी है सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, रुक जाइए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। अवनीश जी, मैं बादल देवनाथ जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, ये पिस्तौल लेके निकले, वहां पर तलवार लेके निकले। अरे भाई, पिस्तौल और तलवार लेके निकले, छत पर पत्थर किसने इकट्ठे किए थे? उनको पहले से मालूम था कि यहाँ पिस्तौल और तलवार लेके निकलेंगे लोग यहाँ पर? किसने छत पर पत्थर पहले से अचानक तो इतने पत्थर आ नहीं गए छत पर, पहले से तैयारी थी। आप बादल देवनाथ जी, आप राजनीतिक या सत्ता के व्यामोह में किसी एक कम्युनिटी के लिए इतना पूर्वग्रह से ग्रस्त मत हो। क्या कोई, जिसको आप कह रहे हैं कि पुलिस रामनवमी के जुलूस में पिस्टल थी, एक गोली चली क्या जुलूस में से? कोई एक तलवार से कोई घायल हुआ क्या? पत्थर से कितने घायल हुए? आप तर्क से बात करिए, आप आर्गुमेंट से बात करिए। आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कोई किसी और प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बीजेपी का होता और वो ये कहता कि देखो रामनवमी का जुलूस है और यहां से गुजरेगा, अगर किसी ने भी इस पर पत्थर फेंके तो मैं देख लूंगा, आप क्या कहते हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है, एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? और अगर ममता जी कहती हैं कि रमजान का महीना है, मुसलमान तो बड़ा शांति प्रिय है, तो पत्थर कौन फेंक रहा था? बताइए ना। बड़ी साफ सी बात है राकेश जी, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। ये बात अगर बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में होती है तो ये उस कॉन्सेप्ट की, उस अवधारणा की, उस अब तक के जो गंगा जमनी तहजीब के जो नारे लगाए जा रहे थे, उसकी पोल खोलती है ये। ठीक है, क्यों कुछ इलाकों में जाने पर रामनवमी के जुलूस पर, हनुमान जयंती के जुलूस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं? इसका जवाब चाहिए। ठीक है, असीम वकार जी, नालंदा के मुस्लिम कह रहे हैं, हमारे रिपोर्टर से उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा जा रही थी, उनको टारगेट किया गया। आज ओवैसी साहब कह रहे हैं मुस्लिम टारगेट किए गए। देखिए, मैं आपके चैनल पर डिबेट सुन रहा हूं, सबको सुन रहा हूं। मैं अवनीश अवस्थी को मैंने भी सुना, वो बता रहे कि अगर कट्टा था और तलवार थी तो कट्टे से कोई घायल हुआ पिस्तौल से? खुले में अवैध असलों का प्रदर्शन करना क्या भारत के संविधान के दायरे में आता है? पत्थरबाजी नहीं, तलवार लेकर क्या सड़क पर चल सकते हैं? एक्शन लेती है उसमें। अरे बेवकूफ आदमी, क्या तलवार लेकर चलना परमिटेड है? मैं कह रहा हूं उस पर पुलिस एक्शन बेहुदा बात मत करो। नहीं, पुलिस एक्शन, अकल से बात करो। पत्थरबाजी अरे बेवकूफ इंसान, मैं पूछ रहा हूं। अरे मैं तो बेवकूफ हूं, आप ज़हीन हैं। आप जहानियत के तौर पर यह बताइए कि पत्थरबाजी करना संविधान में अलाउड है? असला लेकर राकेश जी, मैं बोलूं? गैर संवैधानिक है, गैर राकेश साहब आप बोलिए असीम वकार जी, लेकिन सर शब्दों का थोड़ा सा संयम रखे। ये सवाल फिर या फिर बादल देवनाथ जी पर भी सवाल उनसे भी पूछा जाना चाहिए। कितने लोग पकड़े गए जो अवैध असलहे लेकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे? उन पर कौन कौन सी धाराएं लगी? क्या ऐसे केसेस वहां पर पकड़े गए? ये बादल देवनाथ जी भी बताएंगे। अपनी बात रखिए असीम वकार जी। गाली दी जाती है, मुझे गाली दे जा रहे हैं। नहीं सर, गाली वाली नहीं चलती है मेरे शो पर सर, बहुत आराम से और सब शब्दों में हम डिबेट करते हैं। असीम वकार जी अपनी बात रखिए। देखिए,
ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद से रामनवमी का जुलूस निकल रहा है या रामलीला की बारात निकल रही है। सदियों से निकल रही है, जब से देश है तब से निकल रही है। और मैं यही देखते देखते बड़ा हो गया, आज इस उम्र में आ गया। ऐसा नहीं कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से रामनवमी जुलूस निकलने लगा। 2014 के पहले कोई दंगा नहीं हुआ था देश में? है कि पहले जुलूस में सुनिए सर, पहले जुलूस में बहुत शरीफ लोग निकलते थे और जो जुलूस में गाने बजते थे वो होते थे राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, ये लगते थे। और आज आप जैसे लोग और ब्रिजेश जैसी मानसिकता के लोग चल रहे हैं और कह रहे हैं कि कटुए मारे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये जुलूस का नारा होना चाहिए। अरे तो सर पुलिस बंद कर देना वैसे लोगों को उठाकर। आसिम बकार जी, ये बात आपको लव सिंह से कहनी चाहिए, ये बात आपको बादल देवनाथ से कहनी चाहिए कि जहां गाने भड़काने वाले बज रहे बंद कर दो। आपका स्टेट, आपकी पुलिस क्यों नहीं रोक दिया? मैं आपके साथ हूं असीम बकार, मैं आपके साथ हूं। तो सुनिए, बात तो सुनिए असीम जी, मैं ऐसा कोई भी नारा लगाने वाले का हम किसी भी हालत में समर्थन नहीं करते। हुकूमत सुनिए, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, देख लीजिएगा। मैं नीतीश से और ममता बनर्जी दोनों से पूछ रहा हूं कि जैसे ही स्टार्टिंग हुई जुलूस की और जुलूस चला और उसमें अवैध कट्टे, छुरी, गड़ासे, तलवारें चली, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? देवराज जी और जेडीयू प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, लव सिंह जी। चलिए असीम बकार जी, आपका ये सवाल मैं दोनों लोग को टॉस करता हूं, 20-20 सेकंड देता हूं, 20-20 सेकंड देता हूं। असीम बकार जी, आपका ये सवाल, और यही लगातार हम सवाल उठा रहे हैं कि अगर आपको लग रहा था कि बवाल होने वाला है, रोक क्यों नहीं दिया? क्यों हिंसा भड़कने दी? क्यों जलने दिया? 20 सेकंड लव सिंह आपको और 20 सेकंड बादल देवनाथ जी। पहले लव सिंह आपको। राकेश जी, किसी भी हाल में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसकी पूरी तरह से हमने समीक्षा कर ली और हमारी सरकार जो भी इस तरह में घटनाओं में लिप्त हो गए उनके साथ सख्त कार्रवाई करेगी। उसके बाद हो गई सर, लोग पलायन कर रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी कि नहीं? सालों से लव सिंह जी, आपने तस्वीर देखी कि नहीं पलायन वाली? बिहार में अपना सामान लेकर लोग जा रहे हैं। घटी है। आता हूं वकार साहब, आपका ही सवाल का जवाब लेने की कोशिश कर रहा हूं। लोग घर बार छोड़कर जा रहे हैं, तस्वीर देखी कि नहीं आपने? हिंदू पलायन कर रहे हैं। किसी को भी पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार सबकी पूरी सुरक्षा कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मैंने तो पहले ही कहा कि 18 सालों में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही थी। अचानक इस घटना घटी है, जब अचानक घटी है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम इसको पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश और पूरे जिम्मेदारी के साथ हम इसका निर्वहन करेंगे। के दिन हिंसा हुई थी, इस बार क्यों होने दिया? अभी भी लागू है और इंटरनेट अभी भी बंद है। 2 डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट अभी भी बंद है। और आज से सीवी रामन राज्यपाल भी वहां पर रिश्ता में गया, श्रीरामपुर गया, हावड़ा में गया, वहां पर सर खुद विजिट किया और पूरा नहीं, ये सवाल नहीं है कि आपने हिंसा के बाद क्या किया। असीम बकार का सवाल है, आपने हिंसा रोकी क्यों नहीं? जब पहले से इनपुट थे तो रोकी क्यों नहीं? छतों पर पत्थर क्यों इकट्ठे किए गए थे? बादल देवनाथ, इस बात का जवाब दे दो। अरे देखिए, कोई कैसे पत्थर इकट्ठा किया, मैं कैसे बताऊंगा? सुनिए, बादल देवनाथ जी, नहीं सवाल का जवाब मिल रहा था। असीम बकार जी, 30 सेकंड आपके, फिर मैं आता हूँ आरपी सिंह आपके पास। ये कैसे रुक जाइए असीम बकार। कौन पत्थर एक मैं कैसे बताऊंगा? लेकिन कुछ लोग तो किया। और एक लाइन देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से दंगा करते हैं, जो भी लोग हिंसा फैलाते। अरे बैठिए चुपचाप देवनाथ जी, आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए। ना देश को सम्मान करते, ना देश को। सुनिए आप मेरी बात। जो दंगाबाज होता है, जो हिंसा फैलाता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। ये ठीक है सर। बादल देवनाथ जी, सर आपकी बात हो गई, तो ममता बनर्जी से कहिए कि सर हिंदुओं से जो अपील कर रही है, मुसलमानों से भी अपील करें। इलाके की बात ना हो सर, ये पूरा देश एक है। और सुनिए पूरा सर आप मेरा वक्त ले रहे हैं सर, ये ठीक बात नहीं है। रुक जाइए सर बादल देवनाथ जी, सिर्फ असीम बकार की आवाज होने यार। देखिए देवनाथ जी, आप तैयारी से आया कीजिए। ना आपको कोई सरकार के बारे में जानकारी है, ना राजनीति के बारे में, ना धर्म के बारे में। आप यहां बैठ गए आके, आप कोई ना बचाव कर पा रहे हैं, ना पच ले पा रहे हैं।
अब समझिए अवनीश अवस्थी जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं पे कार्रवाई हो, मैं ये कह रहा हूं कि गुंडों पे कार्रवाई हो, अपराधियों पे, आतंकियों पे कार्रवाई हो, जो कट्टे और तलवारें और गड़ा से लेकर चल रहे थे उन पे कार्रवाई हो। ठीक है, जो नाजायज सिंह, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, मुझे ब्रेक लेना है। आरपी सिंह जी, आखिरी टिप्पणी आपकी 20 सेकंड। उठाइए बुलडोजर और चलाइए इनके घरों पर। ठीक है, आसिम बकार जी, एक मिनट। आरपी सिंह, आपको जो बोलना है बोलिए, ज्ञान मत दीजिए सर। देखिए राकेश जी, ये बार बार घूमकर उस तमंचे की बात करते। मैं चाहता हूँ वीडियो दोबारा प्ले कीजिए। मैंने चेक कराया, वो तमंचा नहीं, मैं भी देख रहा था पूरा वीडियो, वो तमंचा नहीं, एक टॉय गन जैसे बच्चे पटाखे चलाते हैं, वो वाली पिस्तौल है किसी के हाथ में, उसको तमंचा बता रहे हैं। ठीक है, माफी के साथ आरपी सिंह रोकना पड़ेगा सर, मुझे ब्रेक लेना है। और ये बताते हुए कि राय 90% लोग मान रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है, और ये सबको, नेताओं को देखना चाहिए कि कम से कम शांति की कीमत पर, सौहार्द की कीमत पर सियासत तो ना करें। लव सिंह जी आपके लिए भी था, बादल देवनाथ जी आपके लिए भी था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।